हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का तात्कालिक वेग क्या होता है। इसके पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके हैं औसत वेग किसे कहते हैं, औसत वेग का व्यंजक कैसे लिखा जाता है। तो जो बच्चे अभी वीडियो को नहीं देखे होंगे जाकर के उसको देखिए, तब आपको यह वीडियो बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आने वाली है। तो जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, ठीक है, वीडियो को लाइक करिएगा भाई, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने इस प्यारा सा टॉपिक को, तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग, ठीक है, तात्कालिक वेग किसका? किसी रासायनिक अभिक्रिया का। ठीक है, तो किसा क्या होता है, परिभाषा देखिए ध्यान से। किसी किसी निश्चित निश्चित समय पर या कह सकते हो आप क्षण पर, किसी निश्चित समय पर या क्षण पर अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को तात्कालिक वेग कहते हैं। भाई, तात्कालिक वेग को तात्क्षणिक वेग भी कहा जाता है। इसे आर इंस्टेंट से दर्शाते हैं। क्या करते हैं भाई? आर इंस्टेंट से दर्शाते हैं। ठीक है भाई, हमने माना कि आर कोई अभिकारक पदार्थ है और क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो देखिएगा भाई, जो इसमें समय होता है अति सूक्ष्म होता है, इसीलिए होता क्या है कि यदि हम इसका वेग या दर जब लिखेंगे तो इसमें समय अति सूक्ष्म होता है, अति सूक्ष्म होता है, मतलब इसमें समय बहुत ही अल्प होता है। ठीक ना? इसलिए डेल्टा टी के स्थान पर dt का प्रयोग करते हैं। ठीक है, डी किसके लिए होता है? अल्प समय को दिखाने के लिए, ठीक ना, डी का उपयोग करते हैं। तो जो हम पीछे आपको डेल्टा टी दिखा रहे थे उसके स्थान पर तात्कालिक में क्या दिखाएंगे? डेल्टा टी एवं डेल्टा आर के जगह पर आप क्या दिखाओगे? डी टी। ठीक ना? तथा जो आपका डेल्टा पी था इसके स्थान पे क्या दिखाओगे? डी टी दिखा दोगे। ठीक है, तो देखिएगा, यदि आर कोई अभिकारक पदार्थ है, पी उत्पाद बन जाता है। आर कोई अभिकारक पदार्थ है, पी क्या बन जाता है? उत्पाद बन जाता है। तो फिर आप इसका क्या लिखते हो? तात्कालिक वेग। ठीक है, अर्थात किसके लिए? अभिकारक के लिए, लिखिए भाई, RINST इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? DR बटे DT। चूंकि अभिकारक जिस दर से समाप्त होगा उसी दर से उत्पाद बनेगा, तो समाप्त होने के लिए क्या दिखाते हैं? इसके सामने माइनस लगा देते हैं। यदि आप उत्पाद के लिए लिखते हो तो RINST इक्वल टू, अब जहां डेल्टा पी था वहां क्या लगाएंगे? डीपी लगा देंगे। तो डी और ये पी बटे डी टी, उत्पाद है तो पॉजिटिव हम जोड़ देंगे।
इस प्रकार से। तो ये अभिकारक का तात्कालिक वेग हो गया और ये उत्पाद का तात्कालिक वेग हो गया। जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, देख लीजिए RnHT और RnHT बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। तो चूंकि आप लिख सकते हो माइनस के डी और R बटे dt बराबर होगा प्लस के डी और P बटे dt के। मतलब जिस दर से अभिकारक पदार्थ क्या होता है, समाप्त होता है, उसी दर से उत्पाद बनता है। और तत्कालिक वेग को ही किसी रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक वेग कहा जाता है। बात समझ में आई? चलिए आइए देखते हैं तात्कालिक वेग का व्यंजक लिखना। ठीक है ना भाई? तात्कालिक वेग का व्यंजक लिखना। तात्कालिक वेग का हम लोग व्यंजक किस प्रकार से लिखते हैं? देखिए भाई, माना कि हमारे पास अभिकारक पदार्थ A और B हैं और इससे उत्पाद बनता है C प्लस के D। ठीक है, इसका मान के चलते हैं कि रस संक्रमितीय गुणांक N1 है, इसका N2 है, इसका M2 है, M1 है और इसका M2 है D का। ठीक है, जब आप लिखोगे तात्कालिक वेग इसका तो RINHT इक्वल टू, अब वही काम करेंगे जहां डेल्टा A लिख रहे थे वहां पर हम लोग DA बनाएंगे तो हो जाएगा DA, ठीक है, अपान के DT, इसका व्युत्क्रम से गुणा कर देंगे तो 1/N1, अभिकारक है तो माइनस लगा देंगे और ये बराबर हो जाएगा DB अपान के DT और 1/N2 और यहाँ माइनस लगा देंगे क्योंकि ये भी अभिकारक पदार्थ है और ये बराबर हो जाएगा DC बटे DT और इसको कर देंगे 1/M1 से गुणा इसके व्युत्क्रम से और यहाँ लगा देंगे प्लस, क्योंकि यह उत्पाद है तो उत्पाद बनेगा तो बनने के लिए प्लस लगा देते हैं और ये बराबर हो जाएगा D और D बटे DT और 1/M2 से गुणा कर देंगे और यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ये आपका क्या है भाई, ये आपका D है। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसका हम लोग क्या करेंगे बबुआ, व्यंजक लिख देंगे। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, पिछला वाला है N2 प्लस के 3H2 गिव्स 2NH3 और इसका अभी हमें औसत वेग का व्यंजक नहीं लिखना है, किसका लिखना है, तात्कालिक वेग का व्यंजक लिखना है, अर्थात RINHT का लिखना है, R एवरेज का नहीं लिखना है। तो क्या लिखोगे आप बताइए? लिखेंगे हम D और N2 बटे DT, जहां डेल्टा था वहां क्या है, D का उपयोग करेंगे, माइनस लगा देंगे क्योंकि अभिकारक पदार्थ है, बराबर H2, ठीक है, और D अब बटे DT, इसका गुणांक 3 है तो 1/3 से गुणा कर दीजिए, माइनस लगा दीजिए क्योंकि क्या है, अभिकारक पदार्थ है, बराबर DNH3 बटे DT, ठीक है, और 1/2 से गुणा कर देंगे, इसका व्युत्क्रम करके प्लस लगा देंगे क्योंकि यह क्या है, उत्पाद है। तो इस प्रकार से तत्कालिक वेग को दर्शाते हैं और उसके व्यंजक को लिखते हैं। बात समझ में आई आपको? बात समझ में आई तो फटाक से भाई स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर नोट करिए, हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक ना, आगे की ओर क्या करेंगे बाबूआ, बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिटका दें, चलिए मिटकाते हैं। ला 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 ठीक ना, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे भाई सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस चैनल को, अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा
क्योंकि आपके लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर को देख करके हमको भी मेहनत करने के लिए मोटिवेशन मिलता है और दोगुनी मेहनत से हम आपके लिए क्या करते हैं, वीडियो को लाते हैं। ठीक है ना भाई। चलिए आइए देखते हैं एक बेहतरीन सा टॉपिक इसी के आगे कि अभिक्रिया के दर या वेग को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हेडिंग बनाइएगा भाई कि अभिक्रिया के दर या वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, हेडिंग होगा, बनाइएगा एक प्यारा सा कि अभिक्रिया के वेग कोष्ठ में दर को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना, कौन कौन सा कारक है जो अभिक्रिया के वेग या दर को प्रभावित कर सकते हैं, घटा सकते हैं या फिर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस कारक के कड़ी में हम लोग अगला कारक देखेंगे। फर्स्ट, अभिकारकों की सांद्रता। अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता। तो होता क्या भाई, जो अभिक्रिया का वेग होता है, सुनिए ध्यान से, जो अभिक्रिया का वेग होता है, किसी भी अभिक्रिया का वेग होता है, यह अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक के सांद्रता के। अर्थात आप कह सकते हो कि यदि आप अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाते हो तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, बढ़ेगा। एंड इस सांद्रता को मिनिमम कर देते हो तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, मिनिमम मतलब कि कम हो जाएगा। तो किसी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को हम बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है, और किसी अभिकारक पदार्थ की सांद्रता को घटाते हैं तो अभिक्रिया का वेग भी घट जाता है। तो आप कह सकते हो कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वह अनुक्रमानुपाती होता है अभिकारक पदार्थ के सांद्रता के। बात समझ में आ गई भाई, बात समझ में आ गई, हो गया, समझ में आ गया। दूसरा बताइए, ताप। दूसरा क्या है, ताप, टेम्परेचर पर। तो होता क्या भाई, जो ताप बढ़ाने पर किसी अभिकारक पदार्थ का यदि हम क्या करते हैं, ताप जो होता है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके, अभिक्रिया के वेग के, अभिक्रिया के वेग के। मतलब भाई आपको ताप को मैक्सिमम कर देते हो तो जो वेग होता है ये बढ़ जाता है। एंड ताप को, किसी अभिकारक पदार्थ के ताप को मिनिमम कर देते हो तो वेग का मतलब कि आर भी क्या होता है, मिनिमम हो जाता है। यानी कि ताप भी, किसी अभिकारक पदार्थ का ताप जो होता है वह उस अभिक्रिया के वेग के अनुक्रमानुपाती होता है। ताप बढ़ाने पर वेग बढ़ता है और ताप घटाने पर वेग घटता है। ठीक है भाई साहब, चलिए आइए देखते हैं एक हम लोग इसी में थोड़ा सा टॉपिक, ताप गुणक। ताप गुणक, ताप गुणक क्या होता है, तो इसे दिखाते हैं बाबू म्यू से। होता क्या है, माना कि दो ताप हैं 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर, दो अलग ताप, दो जो 10 डिग्री सेल्सियस के अंतराल पर हो उनके अनुपात को हम ताप गुणक कहते हैं। जैसे कि एक के ताप हो अब प्लस के, ठीक ना, मान चलो कि कोई केल्विन ताप हो, ठीक ना, या कोई एक सेल्सियस ताप हो, ठीक ना, कोई एक क्या हो, केल्विन ताप हो या फिर एक सेल्सियस ताप हो, इतना माने के कोई ताप है, के कोई ताप है। तो इसको आप लोग केल्विन समझोगे नहीं, तो इसको आप लोग ऐसे करिए, सेल्सियस में कोई ताप है, सेल्सियस में कोई क्या है, ताप है, ये कोई सेल्सियस है, और सेल्सियस में इसमें 10 डिग्री सेल्सियस आप क्या करिए, जोड़ दीजिए, आप प्लस के फिर सेल्सियस से भाग कर दीजिए। तो देखिएगा ऊपर वाला ताप कितना है, कितना है
10 डिग्री सेल्सियस अधिक है। जैसे कि मान के चलते हैं कि अधिक डिग्री सेल्सियस का मान कितना है, 25 है, ठीक है, कितना है, 25 है। तो जो म्यू हो जाएगा वो 25 अब प्लस के 10 अब बटे 25, अर्थात कितना हो जाएगा भाई, 35 बटे 25। तो कहा जाता है भाई साहब कि जब दो ताप हो और दोनों के बीच में जो अंतर हो वह 10 डिग्री सेल्सियस का हो, तो दो ताप जिसके बीच का अंतर मतलब उनके बीच में डिफरेंस कितने का हो, 10 का हो, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस कम कोई एक हो और कोई 10 डिग्री सेल्सियस अधिक हो, तो उनका जो अनुपात होता है उसी अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ताप गुणक म्यू कहते हैं। जैसे कोई एक सेल्सियस में ताप है, इसमें 10 जोड़ दीजिए और उसी सेल्सियस से जो ताप ले लेंगे उससे भाग कर दीजिए। जैसे हमने लेट मान लिया कि सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस है, तो 25 प्लस के 10 बटे 25 यानी कि 35 बटे 25। तो 10 का अंतर है कि नहीं इन दोनों तापों में, ऊपर 35 है नीचे 25 है, 10 का डिफरेंस है, एक 10 अधिक है एक 10 क्या है, सेल्सियस कम है। तो इसी का जो ये अनुपात होता है भाई, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ताप गुणक कहते हैं। और एक्सपेरिमेंट से पता चला, एक्सपेरिमेंट से पता चला कि किसी मतलब कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वो वेग जो होता है, अभिक्रिया का वेग जो होता है दो गुना, ठीक ना, 2 गुना बढ़ जाता है। 2 गुना क्या होता है बबुआ, बढ़ जाता है। यदि किसी अभिकारक पदार्थ का जो तापमान है हम कितना बढ़ा दें, 10 डिग्री सेल्सियस को इंक्रीज कर दें, तो एक्सपेरिमेंटली पता चला कि उस अभिक्रिया का जो वेग है वो कितना गुना बढ़ जाता है बबुआ, 2 गुना बढ़ जाता है, ठीक ना। जिस दर से वो अभिक्रिया संपन्न हो रही थी उसका दर उससे 2 गुना हो जाता है। कितना डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस जब हम लोग ताप बढ़ा देते हैं। बात समझ में आई, तो फटाक से इसको नोट करिए, आगे हम लोग क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला फैक्टर क्या है। तो जो अगला फैक्टर होगा बाबू वह होगा उत्प्रेरक। क्या होगा, उत्प्रेरक, ठीक ना। कैटेलिस्ट क्या प्रभाव डालता है, ठीक ना, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे, कैटेलिस्ट पर, ठीक ना। ठीक है, चलिए देखते हैं कैटेलिस्ट किस पर, उत्प्रेरक पर, तीसरा पॉइंट है, ठीक ना। तो होता क्या भाई, उत्प्रेरक की उपस्थिति में, क्या चीज, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग भाई, जो अभिक्रिया होता है अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अभिक्रिया का वेग क्या होता है भाई, बढ़ जाता है। जब किसी अभिकारक पदार्थ में हम क्या करते हैं, कैटेलिस्ट उत्प्रेरक मिला देते हैं, ठीक ना। उत्प्रेरक क्या करता है, तो वह अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है। क्यों बढ़ाता है, क्योंकि संक्रियण ऊर्जा जो E होती है, क्या होती है भाई, घट जाती है। संक्रियण ऊर्जा घट जाती है उत्प्रेरक मिलाने से, इसीलिए उत्प्रेरक का जो होता है अभिक्रिया का वेग को बढ़ा देता है। बात समझ में आई आपको। तो उत्प्रेरक भी क्या करता है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक होगा दाब। क्या होगा भाई साहब, दाब, प्रेशर क्या करता है बताइए। प्रेशर बताइए, प्रेशर से अभिक्रिया का वेग घटता है कि बढ़ता है।
तो देखिए भाई ध्यान से, जब हम प्रेशर P लगाते हैं तो ये भी वेग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। यानी कि प्रेशर को हम लोग मैक्सिमम करेंगे तो इसका वेग R क्या होगा भाई, मैक्सिमम होगा। यदि हम प्रेशर को मिनिमम कर देते हैं तो जो R होता है, वेग जो होता है वो मिनिमम हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि जब हम किसी अभिकारक पदार्थ पर प्रेशर लगाते हैं तो उनके जो अणु होते हैं वो प्रेषित होते हैं, उन पर प्रेशर लगता है और उनमें अणुओं की जो टक्करों की संख्या होती है बढ़ जाती है। और जब टक्करों की संख्या बढ़ेगी तो अणु फ्यूज होते हैं बहुत तेजी से, और जितना तेज फ्यूज होंगे उतना ही तेज अभिक्रिया संपन्न होगी, इसीलिए उसका वेग क्या होता है, बढ़ जाता है। तो प्रेशर बढ़ाने से टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, अणुओं में टक्करों की संख्या बढ़ जाती है, और जब टक्करों की संख्या बढ़ जाती है तो उसका वेग भी बढ़ जाता है। बात समझ में आई भाई? बात समझ में आई? तो बताइए, ये तो है अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने के कारक कौन कौन से हैं, किस पर अभिक्रिया का दर या वेग प्रभावित होता है, कब घटता है और कब बढ़ता है। अर्थात जब प्रेशर को कम कर देंगे तो उसका वेग भी क्या हो जाएगा, कम कर देगा। बात समझ में आई? बताइए, बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो बाबू मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।